दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 910 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है गणित शिक्षण, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। ये 70 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 40% आपको लाना पड़ता है। 40% होता है इसका 28 नंबर। 7 गुणा में 4 कर दोगे 28 नंबर आता है, तो 28 नंबर जो है आपको लाना पड़ता है। यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस दो तरह के आते हैं। एक तो थ्योरी आती है जिसमें केवल आपको लिखना होता है, और एक आता है आपका न्यूमेरिकल जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको इस एग्जाम पेपर में, इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो एमसीक्यू सीरीज हमारी है। विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं आगमनात्मक तर्क प्रक्रिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड है, इसमें आपको दिया गया है x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो समीकरण का तुल्य समीकरण कौन सा है? तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो है, तो हमें देखना है इसका तुल्य समीकरण कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे समीकरण हैं। यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर x का मान निकालिए। यहाँ पर यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर आकर के -2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना है कि हमारा तुल्य समीकरण कौन सा होता है, इसके बराबर समीकरण बन जाए। तो देखिए x प्लस 4 है और 2 है। अगर इस 2 को इधर ले जाऊं, यहाँ पे देखो x प्लस 4 है इक्वल्स टू 2 दे रखा है। अगर इस 2 को इधर ले जाऊं, हम जानते हैं इक्वेशन जैसे हमने सॉल्व कर रखे हैं, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाता है। तो ये 2 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। बाकी को करोगे तो आज में इसमें कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर x प्लस 16 है, इस 18 को इधर लाओगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका -2 आएगा, जबकि हमारे को +2 चाहिए। करके दिखा दूँ इसको, देख लीजिए इसको, मैं क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपको दिया है x प्लस 16 इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि x प्लस 16 तो है ही पहले इधर से, ये बराबर वाले इधर वाले हिस्से को जब इधर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का 18 इधर है, प्लस साइन नहीं है तो प्लस होता है। तो ये 18 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बता, बराबर आया, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर जीरो कर दिया। समझ में आ गया? ये 18 इधर से ले गए तो इधर जीरो बचा और बराबर का साइन बीच में था। अब देखो 16 में से 18 घटाना है, तो 18 घटेगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस, क्योंकि 18 माइनस का है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन है ही नहीं, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो इक्वेशन गलत है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी इक्वेशन यहाँ पे अगर इसको हटा देते हैं और हम दूसरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे कि सपोज करिए x प्लस में 8 10 है, तो ये इसका मान आ रहा है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको भी आप करके देख सकते हो कि x प्लस 8 इक्वल्स टू 10 दे रखा है आपको। तो यहाँ पर x लिख दीजिए, प्लस 8 तो है ही आपका। ये 10 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और इधर आपका 0 बच जाएगा। अब 8 में से -10 करेंगे तो 8 माइनस 10 क्या होता है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। और ये 8 10 में से गया तो 2, ये भी आपका x माइनस 2 आ रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पर। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 ही आएगा। सब में x माइनस 2 आ रहा है, लेकिन केवल एक ही इक्वेशन है जिसमें x प्लस 2 आ रहा है, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, जिसको मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे। तो ये x प्लस 2 आ रहा है, तो यही सही समीकरण हो जाएगा पहला। किसी आंकिक श्रृंखला में सर्वाधिक आवर्ती वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी आंकिक श्रृंखला में सर्वाधिक आवर्ती वाली संख्या को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठोस ज्यामिति का संबंध किससे होता है? तो ठोस ज्यामिति का संबंध जो होता है त्रिविमीय आकृति से होता है। त्रिभुज जो है आपका सिंपल बनता है, देख रखा है। वर्ग आपका सिंपल बनता है इस तरह से 4 लाइनों से। आयत भी 4 लाइनों से बनता है। त्रिविमीय आकृति होती है एक बॉक्स की तरह, जैसे माचिस का डब्बा हो गया आपका, कोई भी डब्बा टाइप में, तो उसको 3D आकृति बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई भी होती है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, तीनों चीज़ होती हैं। लेकिन त्रिभुज में केवल ऊंचाई या लंबाई होगी, लंबाई या चौड़ाई होगी। वर्ग में भी केवल चौड़ाई और लंबाई होती है। आयत में भी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। ऊंचाई होती है त्रिविमीय आकृति में। गणितीय विकलांगता को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ये आपका शॉर्ट टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, यानी कि छोटा वाक्य जो है गणित में विकलांगता का छोटा वाक्य है डिसकैलकुलिया, इसका नाम है। इस तरह से आपका इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी आपका जैसे मैंने बताया इक्वेशन x प्लस 2 इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू इक्वलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। यहाँ पे x प्लस 4 को आप अगर x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे x प्लस 4 और ये 2 माइनस इधर आ जाएगा तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x का x और 4 में से -2 कर दिए तो आपके पास 2 बचा, तो ये आपका इक्वेशन वैसे ही आ गई जैसी आपको आवश्यकता थी। यहाँ पर जो है यही वही वही क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
कोष्टक में दिए गए शब्दों से आपको आंसर देना है। जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस मिले, ऑप्शन मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर के माध्यम से निकाला जाता है। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला एक सर्किल का। और जो परिधि होती है, जो जिसको डायामीटर आपका सरकमफेरेंस बोलते हैं, जैसे कि ये आपका वृत्त है, अगर इस वृत्त की क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी बाउंड्री के अंदर का एरिया निकालना, यानी कि इस बाउंड्री, अब ये जो पूरा गोला है इसके अंदर का ये पूरा एरिया निकालना है, इस एरिया को बोलते हैं हम क्षेत्रफल। ये पूरा का पूरा जो भी आप इस सर्कल के अंदर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये होता है क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये बोले परिधि, परिधि का फॉर्मूला बताइए, तो परिधि क्या होती है? केवल ये बाउंड्री, बाउंड्री, केवल बाउंड्री, यहाँ से चले वापस यहाँ तक घूमते 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 वापस यहाँ आ गए इस पॉइंट पे, तो ये जितना हमने घूमा है, जितना रास्ता हमने तय किया है केवल घूमने में इस बाउंड्री को, वही होती है परिधि, और इसको बोलते हैं 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक मिनट, आपको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर है, विभिन्न परिस्थितियों में किसी चर का संख्यात्मक मान खाली स्थान रहता है। कोई भी चर, चर जो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड होते हैं, ये चर होते हैं, ठीक है। चर जो है वो निश्चित नहीं रहते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह के जो होते हैं ये चर होते हैं। यानी कि किसी भी समीकरण में x का मान कुछ हो सकता है, कहीं पर x का मान कुछ हो सकता है, तो x y z के मान कभी भी किसी भी प्रश्न के अनुसार बदलते रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं चर, जिनकी राशियां बदलती रहें। तो इसका जो मान होता है वो अनिश्चित होता है, कभी भी कुछ भी निकल सकता है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा x का मान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर हमने कहा है कि 4 मीटर है, तो उस क्वेश्चन के लिए वो 4 मीटर ही रहेगा। वो 4 तो आपका संख्या है, वो निश्चित रहता है आपका 4 या 5 या 6, जो भी गिनतियां होती हैं वो आपकी निश्चित राशियां होती हैं। तो यहाँ पे अनिश्चित आ जाएगा। इसके बाद में श्रेणी दिया गया है 10 12 12 4 4 4 10 4 12 का बहुलक। बहुलक अभी बताया है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा आता हो, ठीक है। देखो, एनी नंबर इन ए नंबरिक चेन दैट हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार आया हुआ हो, उसी को हम जो है बहुलक या मोड कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 4, 4 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, और फिर 4 यहाँ पे भी है। तो 4 सबसे ज़्यादा आया है, तो इसीलिए बहुलक 4 होगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शंस। यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक द एलिमेंट्स के लेखक कौन है? तो यूक्लिड ने जो है एलिमेंट्स को लिखा था। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक खालिस्तान होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसी तरह से ये आपका इंग्लिश वर्जन क्वेश्चंस का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज गणित की भाषा कैसी होती है? तो बीज गणित की भाषा जो है संक्षिप्त व साधारण भाषा होती है तथा संबंधों पर केंद्रित होती है, ठीक है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में आप लिख दोगे, एक एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। गणित की अधिकतर अवधारणाएं कैसी होती हैं? तो गणित की सारी या अधिकतर अवधारणाएं जो है अमूर्त होती हैं। सममिति किसे कहते हैं? तो सममिति कहते हैं वह आकृति जो किसी बिंदु या रेखा के दोनों तरफ एक जैसी हो, सममिति आकृति कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, ये पहले बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के बाद में ये लाइन खींच दी, तो इस तरफ की आकृति, जो आकृति 1 देख रहे हैं और ये आकृति 2 देख रहे हैं, ये एक जैसी है। देख रहे हो आप, अक्ष के दोनों तरफ ये अक्ष है आपका, ये लाइन है, जो ये अक्ष है आपका, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए या वाई एक्सिस, कुछ भी मान सकते हैं। तो 1 नंबर जो आकृति है ये वाली त्रिभुज, और नीचे वाला 2 नंबर का जो त्रिभुज है, एक जैसी दिख रही है। अगर इसी आकृति को आप चेंज करते, सपोज करिए मैं यहाँ पे गोला एक बना दूँ, ये गोला बना दिया, अब इसमें कोई मैंने लाइन खींच दी ऐसे, तो आप देखोगे कि इस लाइन के ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति एक जैसी है ना। लाइन के नीचे वाली और लाइन के ऊपर वाली आकृति ये वाली एक जैसी है, तो इसी को बोलते हैं सममिति अक्ष, ठीक है। और सममिति आकृतियाँ, ये वाली आकृति आपकी एक जैसी है और फिर ये वाली आकृति आपकी एक जैसी है, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर से, इसी को बोलते हैं सममिति। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें पूछा गया है गणित मूल्यांकन की कोई 3 प्रमाणीकृत विधियों के नाम लिखिए। तो प्रमाणीकृत 3 विधियां आप लिख सकते हैं, जिसको मैंने आपको बताया हुआ है, बड़े जब वीडियो देखोगे बड़े क्वेश्चंस की, उसमें मिल जाएगा आपको। प्रत्यास्मरण प्रश्न किसे कहते हैं? प्रत्यास्मरण का अर्थ होता है कंठस्थ या पूर्व ज्ञात सामग्री, यानी प्रश्न प्रस्तुत कर उसका जांच करने वाले प्रश्न, ठीक है। कोई प्रश्न है जो आपको कंठस्थ है या पूर्व ज्ञात हैं, उन प्रश्नों को प्रस्तुत करना और उसको जांचने वाले प्रश्न जो है वो प्रत्यास्मरण प्रश्न कहलाते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे संख्याओं 1, 8, 5, 8, 7, 8, 8, 9 का बहुलक। मैंने बताया था बहुलक वो संख्या होती है जो बार बार आती है, सबसे ज़्यादा बार पूछी आती है किसी नंबर में। तो ये 8 देखोगे आप बहुत बार आया हुआ है, तो 8 इसका बहुलक है, ये सही आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज, किसी त्रिभुज का एक कोण जो है 50 डिग्री है तो शेष बराबर कोण है। यानी कोई एक कोण तो 50 डिग्री है लेकिन बाकी के दोनों कोण जो है वो बराबर हैं, तो उसमें से प्रत्येक का कोण कितना होगा ये बताना है। ये जो बराबर के कोण है ये कितने के होंगे, तो देखो बोला है कि एक कोण जो है वो क्या है आपका 50 डिग्री है, तो बाकी के दो कोण बराबर बोला है, तो ये कोण भी x है मान लिया, ये भी कोण x है, या a मान लो, b मान लो, c मान लो, आपकी मर्जी है। तो ये भी x है, ये भी x है, क्योंकि दोनों बराबर बोला है, शेष कोण क्या है बराबर है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये a है तो ये भी a होगा। तीनों कोणों का योग हम जानते हैं त्रिभुज के 180 होता है, तो 50 प्लस में x प्लस x, 50 प्लस x प्लस x बराबर 180, 50 इधर रह गया, x x जुड़ के 2x हो गया। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2x को तो यहीं रखेंगे और 50 को उधर ले जाएंगे। तो 2x का मान निकालना है, तो x वाले समीकरण में हम x को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे। तो 180 तो पहले से इधर था, 50 को जब हम इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, लेफ्ट या राइट करते हैं, तो समीकरण का जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 50 यहाँ प्लस का था, उधर ले गए तो माइनस का हो गया, 180 में से 50 गया 130, ये 2x का मान आया कि 130 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 130 बटे में 2 हो जाएगा, 65 आंसर आ गया, 65 डिग्री जो इसका आंसर हो गया। तो 65 पे हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गणित की पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, सृजनात्मकता के घटक हैं। तो सृजनात्मकता के घटक प्रवाह, मौलिकता और लचीलापन, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, 5/6 एक्स क्यूब इंटू वाई एवं 4xy² का गुणनफल होगा। इसका गुणनफल आपको बताना है, गुणनफल क्या होगा, इन दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने गुणा किया हुआ है, आप दो तरीके से गुणा किया हुआ है, आपकी मर्जी है कैसे भी कर लो। जैसे कि यहाँ पर हमने कर लिया 5/6 है, 5/6 करा, फिर इसका गुणा में 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 गुणा कर दिया। ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिखा, ये वाई है, वाई लिख दिया, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख दिया, वाई है तो वाई² लिख दिया। अब जो है गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी एक जैसों की। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगी। तो एक्स की पावर 4 लिखा है। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यानी कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, तो एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो आपका सॉरी वाई की पावर 1 है और वाई की पावर 2 है, तो ये वाई की पावर 3 हो गई टोटल, तो वाई की पावर 3 कर दी है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि यहाँ पे 5/6 से ये 6 से 4 को काट दिया, तो 2 के पहाड़े में काट दोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 कट गया, 5/3 बचा, 5/3 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10/3 हो जाएगा, 10/3 आ गया x4y³। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10/3 x4y³। ये सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। इधर भी मैंने वैसे ही कर रखा है, वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। तो 5/6 है, गुणा में x³ है, गुणा y है, गुणा है 4 इंटू xy²। तो यहाँ पे काट लो, अब इधर से भी काट सकते हो। अब मैंने पहले क्या करा था, ये 4 को इसके पास लिखा था, यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैंने डायरेक्ट ये समीकरण दोनों एक लिखा है, तो दूर दूर के भी काट सकते हो। तो यहाँ से 4 को और 6 को काट दोगे, 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। अब जो है 5 गुणा 2 कर दोगे 10 हो गया, और नीचे में कुछ भी नहीं है तो 3 का 3 आ जाएगा। x³ है, यहाँ पे एक बार x है, तो x³ इंटू x जो होगा x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे y 1 है, y² है, तो ये पावर हो गया 3। तो ये आंसर हो गया सा ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 6 और 96 का मध्य अनुपाती निकालो। तो मध्य अनुपाती जब दो संख्याएं दी है तो उसके मध्य अनुपाती एक जैसी संख्याएं होती है, जैसे कि मध्य अनुपाती ये बोला गया, ठीक है ना। तो 6:x समान अनुपात x अनुपात 96, इस तरह से लिखा जाता है। यानी कि मध्य अनुपाती अगर मैंने बोलूं कि 6:x अनुपात 96, ठीक है, मध्य अनुपाती x को निकालना है, इसका मतलब ये मध्य मतलब बीच वाला। तो जो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, तो ये जब इस x को हम इस तरह से लिख रहे हैं, तो इसको लिखने के लिए एक तरीका होता है जो कि मैंने यहाँ लिखा है। इसको लिख सकते हैं 6:x, फिर x को दोबारा से लिखेंगे समान अनुपात डाल के x, और फिर 96 जो है इसके साथ लिख देंगे इस तरह से। इस तरह से ये बीच वाला मध्य अनुपात होता है, ठीक है। अब ये 2 बार हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम इस वाली संख्या को बट्टे के रूप में लिख देंगे, इस वाली संख्या को बट्टे के रूप में लिख देंगे। तो 6 बटे ये x हो जाएगा, तो 6/x, देखो 6 और x है तो 6/x, और ये x और 96 है तो x बटे 96। बराबर का चिन्ह, ये जो 4 डॉट होते हैं ये बराबर में बदल जाते हैं, तो इसको बराबर कर दिया। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
यानी एक्स इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को कर दो, तो एक तरफ एक्स ले जाओ, एक तरफ 96 और 6 ले जाओ, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 96 इंटू 6 हो जाएगा, ये 576 आएगा। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट निकालोगे तो 24 आएगा आंसर इसका। अंडर रूट निकालना आता होगा तो 24 आएगा, तो 24 जो इसका 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है बट्टा हमेशा दिया जाता है, बट्टा यानी कि छूट, छूट डिस्काउंट बोला है, डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पे, जो भी उस पर रिटर्न प्राइस होगा, कोई भी सामान लेने जाते हो तो उस पर जो प्राइस लिखा होता है उसी पे तो आपको छूट मिलता है, तो मार्केट प्राइस पे जो आपको छूट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5x² 5xy² में x का गुणनांक है। x जो है इस x से कौन कौन सी चीज़ें गुणा हुई हैं, तो x से 5 भी गुणा हुई हैं और x से y² भी गुणा हुई है, तो 5y² जो है x का गुणनांक है, 5y² जो है x का गुणनांक है। ठीक है, समझ में आ गया। x से कौन कौन सी चीज़ें गुणा हुई हैं उसी को गुणनांक बोलते हैं, कोफिशिएंट। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 3 है, 3 के बाद में 8 आया, 5 का गैप है, 8 से 18 आया, 10 का गैप है, 18 से 23 आया, फिर 5 का गैप है, 23 से 33 हुआ, फिर 10 का गैप है, तो 33 से अगला जो क्वेश्चन है उसमें 5 का गैप आएगा, क्योंकि 5 10 5 10 5 10 5 10 चल रहा है, तो 38 आंसर आ जाएगा, 38 जो है इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चरीय रेखीय समीकरण है, तो एक चरीय रैखिक समीकरण वो होता है समीकरण जिसमें या तो x हो केवल, या तो y हो, या तो z हो केवल, या तो a हो, या तो b हो, या तो c हो, कोई भी होगा तो एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा, इसमें से x और y एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे, x y z एक साथ नहीं आएंगे, x y z a b c साथ में नहीं आएंगे, मतलब कोई भी होगा, इनमें से कोई भी एक ही आएगा उस रैखिक समीकरण में, उसी को एक चरिए, एक चर वाला, यानी कि किसी एक का ही मान निकालना पड़े। देखो यहाँ पर केवल इसमें x है, इसमें x और y भी है, इसमें x y भी है, इसमें भी x y है, तो इस जिसमें x y है तो ये द्विचर्य हो गया, है ना, तो एक चर्य पूछा है तो जिसमें x है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग्रीक चिन्ह पाई जो है खालिस्तान है, तो ग्रीक चिन्ह पाई जो है ये अचर राशि है, इसका मान हमेशा फिक्स होता है, चर नहीं है, चर का मान तो फिक्स होता ही नहीं है, अचर मतलब जिसका मान बदले नहीं, तो इसका मान हमेशा 3.14 लिया जाता है, या फिर 22/7 ही लिखते हैं इसको पाई को, इसीलिए ये अचर राशि है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवृत्त में बने कोण का माप जो है वो 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त देखो ये अर्धवृत्त मैंने बना रखा है, इसमें कोई भी कोण कहीं भी बनाओगे तो वो 90 डिग्री ही बनेगा, कोई भी कोण कहीं भी बनाओगे 90 डिग्री ही बनेगा, यहाँ पे भी बनाते और फिर यहाँ से मिलाते तो 90 डिग्री बन जाता, हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज में खालिस्तान माध्यिकाएं होती हैं, तो माध्यिका जो होती है क्या होता है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के जो बीच वाली लाइन है यहाँ से, मतलब किसी भुजा के बीच में से सीधा कोने पे मिलाने वाली लाइन जो है माध्यिका होती है, यहाँ पर से इस भुजा पे से बीच में से इस कोने को यानी कि इस एंगल पे मिलाया वो माध्यिका है, और एक त्रिभुज में 3 ही माध्यिकाएं हो सकती हैं। तो देखो यहाँ से ये बनाया, यहाँ से ये मिलाया और यहाँ से ये मिलाया, 3 माध्यिकाएं होती हैं। खालिस्तान आगमन विधि का आधार है, तो तर्क जो है आगमन विधि का आधार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सृजनात्मकता एक प्रकार का क्या है, खालिस्तान योग्यता है, तो संश्लेषण योग्यता है। सृजनात्मकता क्या है, संश्लेषण योग्यता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक घन के विकर्ण की लंबाई जो है 10√3 सेंटीमीटर है, उसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये घन है, इसके सभी के जो घन होता है, घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं जो मैंने बना रखा है। ठीक है, और घन की जो ए है ये घन की भुजा है, और घन का जो आपका ए का मान निकालना है, क्योंकि उसमें क्या बोला कोर, कोर किसको बोलते हैं, ये सारी भुजाओं को बोलते हैं, ये कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये डंडी सीधी खींची ये कोर है, इधर खींचा हुआ कोर है, सारे कोर है, जो भी ए वाली लाइन है ये सारे कोर है, यानी साइड है, साइड बोलते हैं। देखो यहाँ पे साइड लिखा है, ठीक है, साइड, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ऐसे साइड ही, तो इसी को घन की भुजा या कोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है विकर्ण की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो भुजा निकालनी होती है कोर होती है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है विकर्ण की लंबाई जितनी दी गई हो बटे में √3 कर दो, तो यहाँ पर 10 √3 है ही, और फॉर्मूले में √3 लिखना ही है नीचे, तो √3 से 3 कट गया तो 10 सेंटीमीटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है 1000 साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2000 हो जाता है, यानी कि कोई 1000 रुपये है वो 5 वर्ष के
बाद में कोई साधारण ब्याज जो भी सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो 2,000 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, मतलब कितना ब्याज लगा उस पर। तो मूलधन जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 है भाई, 1,000 पे, ठीक है, और हमें मिल कितना रहा है 2,000, समय कितने बाद मिल रहा है 2,000 रुपये, 5 वर्ष के बाद में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन कर देते हैं। तो हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि हमारे को कितना एक्स्ट्रा मिला, ठीक है ना। साधारण ब्याज किस पे लगा होगा, तो साधारण ब्याज हमारे को लगा 1,000 रुपये पे, मतलब 1,000 रुपये मिला हमारे को साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100। साधारण ब्याज अभी अभी हमने निकाला है, 1,000 रुपये मिला था, तो साधारण ब्याज लिख दिया है, साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिख दिया जो निकाला था। मूलधन हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, मूलधन कितना है 1,000 रुपये, तो मूलधन की जगह 1,000 रुपये लिखा। समय कितना दे रखा है 5 वर्ष दिया था, 5 वर्ष। दर हमें निकालना है, परसेंटेज हमें निकालना है। सभी की वैल्यू को काट पीट दोगे, निकालोगे दर, तो आपका 20% आ जाएगा। यही उत्तर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे ये 100 नीचे वाला, ये 1,000 से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10, इस 10 को इधर ले जाओगे ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 100, इधर 5 को इधर ले जाओगे कितना बचेगा 20, तो दर 20 आ जाएगा। काटना पीटना तो आता होगा आपको। पहली 11 सम प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कोई भी पहली सम प्राकृतिक संख्याएं आपको निकालनी है। सम संख्याएं 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 10 12 14 16 18 20 22, ये 11 हो गई गिन करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब आप जो गिनोगे कितनी है 11 गिननी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याओं में माध्यिका जो है आपको बतानी है। माध्यिका सीधी सीधी, इधर से आप 5 छोड़ दो, इधर से आप 5 छोड़ दो, बीच वाली जो है माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका का अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन हम अभी यहाँ पर जो है सिंपल सी गणना करनी है। तो देखो एन प्लस, जब 1 2 3 4, जब भी आपका माध्यिका की बात हो तो एन प्लस, ये फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का मैं बता देता हूँ, n+1/2, दोवां पद, ठीक है। अब n क्या है, कितनी संख्या है टोटल बोल रहा है 11, तो यहाँ पे हमने 11 लिखा, प्लस में फॉर्मूले में 1 है 1 लिखा, बटे में 2 कर दिया है। ये कितना आ जाएगा आपका 11, यानी कि आपका टोटल कितना हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पर जो है ये 12 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 12 हो गया, 12 बटे में 2 कर लो, काट दो इसको, कितना आ गया 6, छवां पद, ठीक है। छवां पद, छवां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। छवां पद हो गिन करके निकाल दिया, ये माध्यिका होगी। ये हो गया फॉर्मूला। कब, अच्छा ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब यहाँ पर आपका जो भी संख्याएं हो वो क्या हो, विषम संख्या हो, यानी कि 1 2 3 4 कितनी गिनती आ गई 11, 11 है विषम संख्या। अगर ये 10 होता, अगर यहाँ पे बोलता पहली 10 संख्याओं का आपको क्या है माध्यिका निकालनी है, तो फॉर्मूला होता n/2, केवल n/2, यानी कि 10/2, 10/2 यानी कि आता 5, 5 आता तो पांचवी संख्या 1 2 3 4 5, 10 हो जाता आंसर। समझ में आ गया, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा वहाँ पे, ये भी चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना है कि जब सम संख्याएं दी हो, ये सारी संख्याएं मिल करके जो गिनने पर सम आ रही हो, कि मतलब वो 10 है 20 है 8 है, जो भी सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से भाग हो जाए वो सारी सम संख्याएं होती हैं, तो वो तो आपकी क्या होगी, n/2 फॉर्मूला लगेगा माध्यिका निकालने के लिए। लेकिन अगर विषम संख्याएं जैसे 11 है 13 है 18 है 13 है 17 है 19 है, वो विषम संख्याएं होती हैं, या 7 है, तो n+1/2वां पद होगा, इसमें n/2वां पद होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है यदि x प्लस में 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया गया है x प्लस में 1/x बराबर 5 है। दोनों पक्षों का वर्क कर दो, क्योंकि हमको इसका वर्क करेंगे तो इधर इस तरह की संख्या मिल जाएगी, तो हम इधर भी वर्क कर देते हैं, इधर भी वर्क कर देते हैं। तो ये इधर वर्क किया तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। a प्लस बी का सूत्र जो है ये क्या हो गया a, और ये हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो ये a की जगह है, ये वाला चीज़ a की जगह है, ये b की जगह है। अब रखते जाओ, a की जगह a का स्क्वायर होगा, a की जगह क्या है x का स्क्वायर होगा, तो x का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या बोला इसने, b का स्क्वायर होगा, तो b क्या है 1/x, तो 1/x का स्क्वायर कर दिया। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 1/x का स्क्वायर हो गया। प्लस फॉर्मूला में क्या है 2ab, 2 गुणा में ab, a क्या है x है, x कर दिया, गुणा में b क्या है 1/x है,
तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर का 25। इस तरह से एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये भी 1/x² इधर आ गया, इधर से कुछ भी नहीं है तो ये 2 का 2 आ गया। इधर से आप इस 2 को इधर ले गए, 25 में से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 23। तो x² प्लस में 1/x² का मान कितना आ गया, ये आ गया 23। तो यही आंसर इसने पूछा था कि इसका मान क्या होगा। इसका मान अगर 5 है तो इसका मान 23 आ रहा है, तो ये 23 आ गया इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, यदि आयत का परिमाप 26 मीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है आपके बड़े क्वेश्चनों में आते हैं ज़्यादातर, ये याद रखिएगा। एमसीक्यू में कम आते हैं, एमसीक्यू में बहुत ही कम आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, इसलिए बता रहा हूँ। तो आयत है, वो बोल रहा है कि जो ये लंबाई है, वो लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है ना, देखो लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि 3 गुनी जो है उसकी चौड़ाई है, तो माना लंबाई L है, चौड़ाई आपका B है, तो प्रश्न अनुसार जो लंबाई है ये L जो है ये 3 गुना है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई का 3 गुना, तो 3 गुना लिख दिया। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B होता है। ठीक है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। आयत का परिमाप होता है 2 × L+B। अब L का मान रख दो, L का मान हमारे को यहाँ पे परिमाप का मान दे रखा है, परिमाप 96 है, तो आयत का परिमाप की जगह 96 रख दिया। 2 × अब L जो है, L किसके बराबर है, 3B के बराबर है। L का मान 3B है प्रश्न के अनुसार, तो L की जगह 3B रख दिया। पहले से B है ही, सब B हो गए, तो 4B हो गया, जुड़ जाएगा यहाँ पे, सॉरी गुणा भी है, तो 3 दूनी 6B ये हो गया, और 2 गुणा में B ये हो गया, तो 6 और 2 8B हो गया, 8B। 96 इधर है ही, B का मान निकालना है, 96/8, 12 आंसर आ जाएगा, ये हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, 3-3, 2-2 नंबर के भी पूछे। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 5/12 है, यदि उसका आयतन 314 मीटर स्क्वायर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसमें शंकु की त्रिज्या जो है आपको दे रखी है वो 5x मान लिया, क्योंकि अनुपात दे रखा है, अनुपात में हम इसको मानते हैं 5x या 12x या 5a या 12a, इस तरह से अनुपात दे रखा है तो हम x या a लेके चलेंगे, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। तो शंकु की त्रिज्या है 5x, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 12, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है, त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात, तो पहला वाला त्रिज्या है, दूसरा वाला ऊंचाई है, तो इसीलिए 5 और 12। शंकु का आयतन का सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। लिख लिया करो अपने कॉपी में, बार बार में फॉर्मूले को रटना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। 1/3 पाई r²h। मेरे पास देखो यहाँ पर त्रिज्या जो है इसको बोलते हैं हम r हैं, और ऊंचाई को बोलते हैं h। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रख देंगे, पाई का मान तो हमें पता है कि 3.14 होता है। शंकु का आयतन इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना है, 314 मीटर स्क्वायर है, तो आयतन शंकु के आयतन की जगह शंकु का आयतन रख दिया 314। 1/3 फॉर्मूले में है, इनटू में पाई का मान 3.14 होता, अभी बताया था। आर कितना है, आर 5x है, तो 5x का स्क्वायर कर दिया। एच कितना है 12x, 12x इंटू में लिख दिया, फॉर्मूले के हिसाब से रख दिया सब। इनको काट पीट करोगे, काटना पीटना आता है काट पीट लो, काटना पीटना सीखो, नहीं आता है तो। और इसको काटने के बाद में आपका जो आंसर आएगा, एक्स का मान 1 आएगा, 1 आएगा एक्स का मान। एक्स का मान जो है हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे एक्स का मान 1 रखेंगे, और यहाँ पे एक्स का मान जो है 1 रखेंगे, तो 12 गुणा में 1 और यहाँ पे 5 गुणा में 1, यानी 5 और 12 ही जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शंकु की त्रिज्या 5x है तो 5 गुणा में 1, और 12x है तो 12 गुणा में 1, तो 5 मीटर और 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई इसने पूछा है, क्या पूछा है देखिए ध्यान से क्वेश्चन। इसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या तो अभी अभी हमने निकाली है, 5 आई थी। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला याद रखिए। अब फिर से तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में r² प्लस में h²। अभी अभी हमने r का मान निकाला, r कितना है 5 आया था, h कितना आया था, तो h हमारे पास अभी अभी 12 आया था। ठीक है ना, हमने निकाल लिया था x का मान के बाद में 5 और 12 आया, तो 5 और 12 को रखा, 25 और 144, तो इनको जोड़ा तो 169 हो गया। अंडर रूट निकालोगे 13 का मान होता है, ये 13 इसका आंसर हो गया। एक समबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब क्या होता है कि आप उसकी सारी भुजाएं जो है बराबर हों, सॉरी हाँ समद्वि बाहु है, समद्वि बाहु, समबाहु नहीं, समद्वि बाहु। समद्वि बाहु मतलब दो बराबर भुजाएं होती हैं, 2 बराबर भुजाएं होती हैं। ठीक है, वो 13 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप दे रखा है जो कि आपका 36 सेंटीमीटर। परिमाप मैंने बताया है बाउंड्री होती है, केवल बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर का जो एरिया होता है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, लेकिन केवल बाउंड्री होती है वो परिमाप होता है।
तो त्रिभुज का परिमाप जो दे रखा है वो 36 सेंटीमीटर दे रखा है, ये त्रिभुज है और इसमें बोल रहा है कि दो बराबर भुजाएं हैं, तो मैंने मान लिया कि ये भुजा 13 है तो ये भी भुजा 13 होगी, और एक भुजा के बारे में उसने बताया नहीं जो उसके बराबर नहीं है, तो मान लिया वो x है। ठीक है, तो एक भुजा माना a, एक भुजा माना b, एक भुजा माना c। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये आपका 13 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, इसका मान मुझे पता नहीं है, मैंने माना इसको x या c मान लो, जो मर्जी है। तो त्रिभुज के परिमाप 36 है, बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर है। हमें पता है परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है कि भैया ये जो त्रिभुज है इसका ये वाला साइड प्लस में ये वाला साइड प्लस में ये वाला साइड, तो ये तीनों मिलाकर के जो साइडों का वैल्यू है वो परिमाप होता है। तो परिमाप क्या हो गया 13, एक साइड का 13 प्लस एक्स, या 13 प्लस सी, आप जो भी मानना चाहो, मैंने ए बी सी भी लिखा है और एक्स भी लिखा है, आपकी मर्जी है जो भी मान लो। तो 13 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, ये 36। ये क्या है, ये परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 36, और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 36। तो 13 प्लस एक्स बराबर 36, तो 13 दूनी 26 प्लस में एक्स बराबर 36, एक्स का मान आ जाएगा 36 माइनस 26 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये एक्स का मान यानी कि इस भुजा का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बोला है समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल के लिए हमें भुजाओं का मान पूरा मान होना चाहिए तभी निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बटे में 2 अर्ध परिमाप, इसको एस को अर्ध परिमाप बोला जाता है। एस मतलब होता है आधा परिमाप। आधा परिमाप निकाल लेंगे तो परिमाप जितना निकाला 36, 36 है परिमाप, तो 36/2 यानी कि अर्ध परिमाप आया 18। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, ये होता है एस इंटू में एस माइनस ए पहली भुजा, इंटू में एस माइनस बी दूसरी भुजा, इंटू में एस माइनस सी तीसरी भुजा। ठीक है, हमारे को ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता है। हमारे को ए का 13, बी का 13 और सी अभी निकाला था हमने 10। ए तो 13 13 10, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए का मान 13, बी का मान 13, सी का मान 13। अब इस जगह पे जहाँ जहाँ ए बी सी है वहाँ पर 13 13 10 रख देंगे। एस का मान अभी अभी निकाला था मैंने, एस अर्ध परिमाप होता है, वो है 18, तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ 18 रख देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। घटा देना ब्रैकेट में से, 18 में से 13 गया 5, 18 में से 13 गया 5, और 18 में से 10 गया 8, गुणा में 18 तो सबके साथ था ही। ये हो गया 3600, 3600 का जो अंडर रूट निकालोगे 60, ये हो गया इसका आपका क्षेत्रफल। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सही विकल्प चुनना है 4 तथा 9 का मध्य अनुपात। अभी अभी मैंने बताया था मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, 4:x समानुपात x अनुपात 9, 4:x समान, मध्य अनुपात बीच वाला, ये वाला और ये वाला, 4/x, x/9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा, x से x का गुणा, 4 से 9 का गुणा, तो x से x का गुणा x² हो जाएगा, 4 से 9 गुणा 36, 36 का अंडर रूट 6 होता है। इसके बाद जो है रैखिक समीकरण 3x प्लस 5 बराबर 0 का हल आपको बताना है। इसका हल क्या होगा, तो सिंपल सा है, देखो 3x प्लस 5 बराबर 0 दे रखा है हमारे को, यहाँ पर हमारे को 3x यहीं छोड़ देना है, प्लस का 5 है उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। हल निकालना है यानी सॉल्व करना है। तो 3x बराबर -5 और x का मान क्या हो जाएगा, x तो यहीं छोड़ देंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो -5/3 जो है इसका सही आंसर है, तो द ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीजीय पद 7x5y3 में चर राशियां की संख्या कितनी है, तो चर राशि जो है एक x है और एक y है, ये दो ही संख्याएं हैं। अगर z होता तो 3 संख्याएं हो जाती, 4 संख्याएं हो जाती, 5 संख्याएं, जो इतनी बढ़ती जाती। ठीक है, घातों की संख्या नहीं पूछा है, घातों का योग नहीं पूछा है, घात जो होती है ऊपर वाली घात होती है, जो पावर है ना इसको घात बोलते हैं। अगर बोले कि चर राशियों के घातों का योग कितना है, तो 5 प्लस में 3 8 हो जाता, तो यहाँ पे जो है ये सही आंसर है 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वर्ग में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है, तो वर्ग में सममित अक्षों की संख्या जो कितनी होती है वो होती है टोटल 4। कोई भी वर्ग बनाओगे, ये वर्ग बना रखा है, इसको सममित मतलब कि दोनों तरफ एक जैसे दिखें, तो अगर आप पहली लाइन ये वाली खींचते हो तो इसके बराबर में ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा, दो मतलब एक लाइन से दो बराबर हिस्से बन रहे हैं। फिर ये अगर ये लाइन खींचते हैं तो इधर नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बराबर हो जाएगा। कोने से कोने खींचते हैं तो इस कोने से लेकर के ये कोना और इस कोने से लेकर के ये कोना ये बराबर हो जाएगा। इधर से खींचेंगे तो टोटल हो गई 4 संख्याएं। दोबारा से मैं आपको अगर बताऊं तो इधर एक बार देख लो, समझ लो, यहाँ पर जो है मैंने ये आपका कोई वर्ग बना दिया। अब इसकी सममित अक्ष खींचिए, ये मतलब जो दोनों तरफ का हिस्सा बराबर हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँ इस तरह से, अगर ये लाइन खींचा, ठीक है, तो ये क्या है, ऊपर वाला हिस्सा बराबर हो गया, एक सममित अक्ष हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ है, अगर मैं इस लाइन को इस तरह खींचूँ तो इधर और इधर वाला हिस्सा बराबर हो गया, तो दो सममित अक्ष खींच चुका हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देखते जाना, इधर खींच रखे हैं। अगर मैं इस लाइन को मैं इस तरह से खींचूँ
ठीक है, तो इधर वाला बराबर हो गया, तो तीसरा लाइन खींचा मैंने। और इसके बाद में अगर मैं इधर खींचूं तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर हो गया। 4 लाइनें खींच सकता हूँ, इससे ज़्यादा 5वां लाइन अगर आपके दिमाग में हो तो बता देना। 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। एक्स तथा वाई का समांतर माध्य क्या होता है? तो किसी की भी चीज का समांतर माध्य जब दो संख्याओं का पूछता है तो दोनों का जोड़ बटे में 2 हो जाता है, तो एक्स प्लस वाई बटे में 2 होगा। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है खाली स्थान राशियां हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं अचर राशियां हैं, हमेशा कांस्टेंट हैं, क्योंकि एक का मान हमेशा एक रहेगा, चाहे किसी भी इक्वेशन में किसी भी क्वेश्चन में डाल दो। 2 को लिखोगे, ये सारी की सारी क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, इनका मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ये जितनी भी संख्याएं यहाँ से लिखते हैं अनंत तक जाओगे, सबका मान फिक्स है। 595 ही रहेगा, किसी भी हालत में किसी भी जगह पे किसी भी जगह पे यूज करोगे तो एक एक ही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं अचर राशि, जिसका मान बदलता ना हो। ठीक है, इसीलिए अचर। और चर राशियां जिनका मान बदलता रहता है। यहाँ पे -3x y² और -4x² y का गुणनफल होगा, इन दोनों को गुणा करना है। तो 4 गुणा में 3, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब हम देखो ध्यान रखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे माइनस माइनस कोई चीज है और उसको गुणा कर रहे हैं माइनस से, तो जो माइनस और माइनस किसी भी चीज का गुणा होगा तो वो प्लस में हो जाएगा अपने आप चेंज। माइनस गुणा में प्लस का कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी लंबी बड़ी संख्या हो, उसमें प्लस और माइनस का दो संख्याओं को गुणा करोगे तो हो जाएगा वो प्लस माइनस का। ठीक है, ये चीज़, दो चीज़ें ध्यान रखना, बाकी प्लस प्लस और माइनस माइनस तो होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, -3 गुणा -4, तो ये गुणा होकर 4 3 12, और माइनस का नहीं आएगा, ये प्लस का 12 आएगा। यहाँ पर अगर इसी संख्या को अगर मैं बोलूँ कि ये -3 है और गुणा में 4 है, तो 4 3 12, लेकिन वो माइनस का 12 होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी अभी कि माइनस और प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, इनको गुणा करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। इसी तरह से मैंने बताया कि माइनस का गुणा माइनस से करोगे, यानी माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करोगे तो आंसर प्लस में आएगा। देखो 12 प्लस का है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम 5th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे 4 3 12, तो 12 हो गया। x गुणा में x³ मैंने कहा था, जब एक जैसी संख्याएं गुणा होती हैं, जैसे ये x है और ये x है, x x गुणा होंगे तो इनकी घातें यानी कि पावर जो है जुड़ जाती हैं। तो इसकी पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। कुछ नहीं होने का मतलब 1 होता है। तो x की पावर अगर 1 है और x की पावर 2 है तो x की पावर 3 हो गई। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो y से y गुणा करोगे तो पावर जुड़ जाएंगी, तो y की पावर 3 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, किसी भी राशि का पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आता है। यानी कि x की पावर 0 है तो 1 आएगा। अगर मैं बोलूँगा कि 7 की पावर 0 का मान कितना होगा, तो इसका मान 1 होगा, याद रखिएगा। अगर आपसे बोलेगा कि 3 की पावर 0 है तो कितना मान होगा, 1 होगा। अगर बोलेगा 99 की पावर 0 है तो कितना मान होगा, 1 होगा। अगर बोलेगा कि 1 लाख, कुछ भी कोई भी संख्या उसकी पावर 0 है तो ये आपका 10,000 का पावर है तो 0 मान 1 ही होगा। x की पावर 0 है तो मान 1 होगा, y की पावर 0 है तो मान 1 होगा, z की पावर, किसी भी संख्या की पावर अगर आपका, सीधी सी बात है, 0 हो, पावर मतलब घात अगर 0 बोल दे तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो है गोला कैसा होता है, त्रिविमीय आकृति। गोला मतलब फुटबॉल, जो बॉल आप खेलते हो हाथ में, उसको 3D आकृति बोलते हैं। सर्कल अलग बात है, ये सर्कल मैं अभी आपको एक सर्कल बताऊं तो सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त अलग चीज होता है, गोला अलग चीज होता है, ध्यान रखना। गोला जो होता है ठोस होता है, सर्कल जो है, सर्कल कैसा होता है, सर्कल ऐसा होता है जैसे कि चूड़ियाँ, होलो, है ना, ये सर्कल हो गया। और गोला कैसा होता है, गोला होगा गेंद। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वृत्त कैसी आकृति है, तो वो द्विविमीय आकृति है। गोला कैसी है, त्रिविमीय आकृति है। संख्या पैटर्न दिया गया है 1 4 9 16 में अगली संख्या क्या होगी। तो 1 के बाद में 4 आया यानी 3 का गैप है। ये संख्या का पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। 1 के बाद में 4 आया तो 3 का गैप है, 5 के बाद में 4 के बाद में 9 आया, 5 का गैप है। फिर 9 के बाद में 16 आया, 8 का गैप है। और 16 के बाद में देखो 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से कि हमने ये करके देखा तो इससे ये फर्क नहीं पड़ा, इसमें गड़बड़ हो रहा है। देखो एक चीज़ देखोगे, मैं ये केवल समझाने के लिए लिखा है, तो अभी समझना जिस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो 3 से 5 तक गए तो यहाँ पे 2 का गैप आया। यहाँ 5 से 8 तक के गए तो 5 से 3 का गैप आया। यहाँ 8 से 11 पर गए, 8 9 10 11, तो यहाँ पे 3 का गैप आया।
और 11 से आगे 25 आ रहा है, अगर 25 आएगा तो कितने का गैप हो गया, 16 के आगे 25, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, लगभग 12 का अ, लगभग 25 के बाद में आपका ये आ रहा है, तो लगभग 9 का गैप हो रहा है, लगभग लगभग, है ना, 9 का गैप हो रहा है। 8 से 3, 11, 11 से 25, सॉरी 9 का नहीं बल्कि ये 14 का गैप हो रहा है। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है आप समझिएगा, पैटर्न कहाँ बन रहा है, इसी चीज़ को हमें समझना होता है पैटर्न में। पैटर्न जो बनेगा वहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अब देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 होता है। इसीलिए अगला संख्या जो है 5 का स्क्वायर का 5 पचम 25। तो ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, अभी समझ में आ गया। पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है, आपको समझना है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन गुड का है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थार्नडाइक है, ध्यान रखिएगा। एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य जिस बुद्धि से संबंधित है वह जो है आपकी मूर्त बुद्धि है। प्राणी के व्यवहार को संचालित करने वाली जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों को जो है प्रेरक कहते हैं। फ्रायड ने सबसे अधिक बल फ्रायड ने सबसे अधिक बल जो है काम मूल प्रवृत्ति को दिया है। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या आंतरिक बुद्धि, यह तीनों बुद्धि के प्रकार खाली स्थान मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं, तो थार्नडाइक ने बताए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह परिभाषा गाल्टन की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता वाला विषय जो है वो गणित है। गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया जाता है, ब्लूम द्वारा जो है ये किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा किया गया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो बुद्धि जो है, ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी एक दिया था इन्होंने, उसमें बुद्धि को इन्होंने नहीं माना था अंग उसका। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। संश्लेषण विधि जो है विश्लेषण से पहले प्रयुक्त नहीं होती है, विश्लेषण के बाद प्रयुक्त होती है। कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है, तो मूल्य जो है प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं होता है। दैनिक पाठ योजना में निर्माण में सम्मिलित होता है, क्या क्या होता है, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, और भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, ये 3 लिख दे, एक वाक्य में बहुत होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीज गणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो समीकरण विधि मानी जाती है बीज गणित के लिए, ध्यान रखिएगा। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि जो है वो आगमन विधि है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है वो खेल विधि मानी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि जो है वो विश्लेषण विधि है, याद रखिएगा, ढंग से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया, शिक्षण एक खालिस्तान प्रक्रिया है जिसका प्रथम ध्रुव शिक्षण उद्देश्य, अधिगम तथा तृतीय मूल्यांकन है। तो ये शिक्षण जो है एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, याद रखिएगा। इसमें पहला जो होता है त्रिध्रुव में जो है वो प्रथम क्या होता है, वो शिक्षण उद्देश्य, दूसरा जो है अधिगम, और तीसरा जो है मूल्यांकन होता है। अच्छा, व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु खालिस्तान होता है, तो अध्यापक होता है, वह सक्रिय रहता है। बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना है, वहाँ खालिस्तान उत्तम है, तो व्याख्यान विधि जो है उत्तम माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि जो है वो आगमन विधि है। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र जो है उसको सजीवता कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, तो आप बोलोगे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, इसलिए आवश्यक है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो आकार, विस्तार और स्थिति को रेखा गणित में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी से हमने पहला पढ़ा था बीज गणित का, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, तो विज्ञान के साथ सबसे ज़्यादा संबंध इसका देखने को मिलता है। आप देखोगे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा, केमिस्ट्री में यूज़ होता रहता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं शिक्षण उद्देश्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, तो यहाँ पूछा गया आपसे, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध तथा खाली स्थान यथार्थ शाखा है, तो संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित जो है विज्ञान की क्या है,
संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान का खालिस्तान स्वरूप है तो अमूर्त स्वरूप है। गणित जो है ये अमूर्त स्वरूप है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान होता है। गणित वह विज्ञान है जिसके आवश्यक क्या हो सकते हैं, निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। गणित जो है खालिस्तान का विज्ञान है तो गणनाओं का विज्ञान है। गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है और गणित विज्ञान का जो है अमूर्त रूप है। याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा जो है वो अंकगणित है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि जो है वो प्रदर्शन विधि है। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि कैसी है या क्या है। जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है, तो ये समाज मिति विधि इन्होंने प्रस्तावित की थी। समस्या समाधान विधि का सोपान जो है निष्कर्ष निकालना है। गणित विषय की विशेषता जो है वो तर्कपूर्णता है, परिणामों की निश्चितता है, शुद्धता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता बढ़ाने वाले विषय जो हमारी गणित होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई दो भुजाएं आपस में समान होती हैं एवं समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन दे रखी है कि इसमें विपरीत कोण जो है समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। सारी भुजाएं जो बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। किसी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब जो है उसको अभिलंब कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर उसके शीर्ष, अभी मैंने बताया था अभिलंब क्या होता है, तो इस तरह से जैसे ये हो गया त्रिभुज, इसके किसी भी एक भुजा पर ये जो शीर्ष पे ये शीर्ष है, यहाँ से एक ये डालेंगे और ये जो है 90 डिग्री हमेशा बनता है, इसी को बोलते हैं अभिलंब, इस लाइन को जो अभी बनाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे माध्यिका क्या होती है। शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। प्रत्येक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है ना, तो ये आपका ध्यान रखना है। 3 माध्यिकाएं अभी जो मैंने बनाया था है वो अभिलंब तो अभी मैंने बताया था, इसी तरह की 3 माध्यिकाएं होती है जो मैंने बताया था। ये हो गया आपका एक माध्यिका, ये हो गई दूसरी माध्यिका, ये हो गई तीसरी माध्यिका। इस तरह से 3 माध्यिकाएं होती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण समद्विभाजक क्या होता है। रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से प्रारंभ होता है एवं कोण को 2 समान भागों में बांटता है उस कोण समद्विभाजक कहलाता है। अभी अभी मैंने बताया था कि जैसे जैसे त्रिभुज है ये कोण है, तो यहाँ से जो लाइन जा रही है तो इधर का इस कोण को इसने 2 भागों में बांट दिया, इसी को कोण समद्विभाजक कहा जाता है। ये भी 3 होते हैं एक त्रिभुज में। इसके बाद जो है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या होता है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय कितने हैं, तो इकाई योजना विधि में। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक माने जाते हैं। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है, ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है, ये एक दोष है। गणित के अध्ययन से बच्चे में किस गुण का विकास होता है, तो आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषण सोच का, ये सभी का। गणित सभ्यता एवं और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन जो है हांग वेन का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे जो है शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि जो है वो कौन सी है, योजना विधि भी है, ये वैज्ञानिक विधि पे सारी आधारित है। निगमन विधि भी है, आगमन अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, ये सभी के सभी। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित जो है वो क्या होता है, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, सभी सही है इसमें। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है, तो निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो निगमन विधि में हम जो है सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। देखिए स्थानों की पूर्ति करनी है, तो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया प्राथमिक स्तर पर गणित स्मृति केंद्रित होनी चाहिए जिसका आधार खालिस्तान होता है। प्राथमिक स्तर पर भी गणित स्मृति केंद्रित होना चाहिए जिसका आधार जो है पुनरावृत्ति यानी रिपीट करना होता है, रिवीजन करना होता है, रिवाइज करना होता है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जो है स्थापित होती है। खाली स्थान प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, किसमें, न्यून कोण त्रिभुज का जो है न्यून कोण जो होता है ना उसमें जो है प्रत्येक कोण, हर कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा।
समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है हमेशा 90 डिग्री होता है और दो कोण जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक कोण 90 डिग्री होगा तो बाकी बचा 90 डिग्री एक दूसरे का पूरक होगा। एक दूसरे का पूरक का मतलब होता है कि दोनों को मिलाने पर 90 डिग्री बनेगा। दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री बनेगा, उसी को पूरक कोण कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, कोई भी एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होता है। अधिक कोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। विषम बाहु त्रिभुज क्या है, सभी भुजाएं आपस में असमान होती हैं विषम बाहु त्रिभुजों में। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है, उद्देश्य का अंतर है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में जो अंतर होता है वो क्या होता है, उद्देश्य का अंतर होता है। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए, कंपास, पैमाना, पेंसिल, ये आवश्यक। भाई कोई त्रिभुज बनाओगे तो आपको कंपास चाहिए, पैमाना चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आप उसमें ये भी बोल सकते हो चांदा, जिसको डी बोलते हो वो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसकी वैधता। वैधता सबसे ज्यादा विशेषता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, उद्देश्य से। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, सामाजिक व आर्थिक चीजों में, है ना, जो हमारे आसपास की। छात्र व्रत तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यानी कि छात्र व्रत और गोला, अभी मैंने बताया था व्रत केवल चूड़ी जैसा होता है और गोला जो होता है वो गेंद जैसा होता है। तो इन दोनों की तुलना अगर आप कर पाते हो कि व्रत कौन सा है और गोला कौन सा है, तो ये अवबोध होता है। अवबोध मतलब आपको ज्ञान हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, ज्ञान नहीं, अवबोध। अवबोध मतलब उस चीज की समझ हो जाती है आपके अंदर कि गोला क्या है और व्रत क्या है। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। तो अवरोही क्रम जो है ये निगमन विधि से प्रेरित है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है, आगमन विधि का विस्तृत रूप है। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान करा किसी खेत अच्छा सॉरी किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी जो है वो आपकी क्रिया विधि होगी। खेल नहीं होगा, ये खेत मान लो, खेत, ठीक है, क्रिया विधि होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी। तो प्रयोगात्मक विधि जो है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास क्या होती है, जैसे परिधि क्या होती है, ये यहाँ से मैं यहाँ से चला, यहाँ से मैं एक वृत्त किसी सर्कल पे घूम रहा हूँ, किसी सर्कल लाइन में घूम रहा हूँ, ऐसे घूमते घूमते गोला में घूमता 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 वापिस यहीं पहुँच गया। तो ये हो गया इसका परिधि, ठीक है, जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। और व्यास होता है जो आपका ये इस सर्कल के इस पॉइंट से सीधा मैं चला जाऊं इस पॉइंट पे, एकदम सीधे बीच से होते हुए, लेकिन याद रखना ऐसे नहीं कि यहाँ से चला जाए, बीच वाले पॉइंट से, सर्कल का जो बीच होता है उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए कहीं से भी, यहाँ से मैं खड़ा होकर इधर चला जाऊँ, ठीक है, इधर से खड़ा होकर मैं इधर चला जाऊँ, तो ये जितनी भी लाइनें बन रही है सेंटर से जाके पास हो रही हैं, ये सारी की सारी इसकी व्यास है। और इसी व्यास का आधा होता है, देखो याद रखिएगा, दो त्रिज्या बराबर, दो गुणा में त्रिज्या बराबर व्यास होता है, ठीक है, ये याद रखोगे। यानी कि 2r = d होता है, व्यास मतलब डायमीटर। या फिर हम बोल सकते हैं r जो होता है वो व्यास का आधा होता है, यानी d/2, इसको बोल सकते हैं व्यास का आधा, व्यास बटे 2 जो होता है त्रिज्या का मान होता है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या इतनी होती है, त्रिज्या कितनी होती है, इतनी होती है, ये सेंटर तक, और सेंटर से आगे चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा मिला करके व्यास बन जाएगा। तो व्यास कितनी हुई, त्रिज्या की आधी हुई, अरे व्यास कितनी हुई, त्रिज्या की दुगनी हो गई। इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, दो त्रिज्याएं मिला करके एक व्यास बनता है। व्यास क्या होता है, इस कोने से इस कोने तक। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, हर चीज़ें जो है बताई जा रही हैं, बस आपके ध्यान के ऊपर है कि आप कितना ध्यान रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया किसी, अच्छा, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। तो संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्रत की कोई भी खाली स्थान व्रत की त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। तो व्रत की कोई भी रेखा जो है, स्पर्श रेखा, वो व्रत के परिधि
त्रिज्या के साथ जो है समकोण बनाएगी। ये वृत्त है कोई, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, और कोई भी रेखा है, जैसे ये रेखा में कहीं भी खींच दो रेखा, ये खींच दो रेखा, ये खींच दिया, जो इस वृत्त को टच करते हुए जा रही है, इसको स्पर्श रेखा बोला जाता है, जो वृत्त को छूती हुई निकल जाए बाहर बाहर, ये हमेशा इस त्रिज्या से क्या बनाएगी, इस त्रिज्या से जो है समकोण बनाएगी। कहीं पर भी बनाएगी ना, यहाँ से इस तरह से। अब इसने समकोण बना लिया, कहाँ पे बनाया समकोण, यहाँ पे, ये 90 डिग्री बनाएगी। कहीं पर भी खींचोगे वहाँ पर जाके सीधा ये 90 डिग्री, यहाँ खींचोगे यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे खींचोगे यहाँ पे 90 डिग्री, हर जगह पे 90 डिग्री बनाएगी। तो वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री बनाती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई खाली स्थान समान होती है, स्पर्श रेखाएं जो है समान होती हैं। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को खाली स्थान पर काटती हैं, तब ए ई गुणा में बी ई बराबर सी ई गुणा में डी ई होगा। ये आपको वैसे ही जनरल के लिए बताया कि जैसे कि कोई वृत्त है, ठीक है, कोई भी इसकी दो जीवाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे को ई पर काटती हैं, ए बी और सी डी जो दो जीवाएं हैं, एक मिनट, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, मान लो। अभी इसका नाम दे दिया, एक का नाम ए बी दे दिया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा ए बी कौन है, ए ई कौन है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, तो भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ताकि नाम लिखने में आसानी हो जाए। अब जो है ये बोल रहा है कि ये मान लो कि ए बी है और एक जो है ये सी डी है, ये दोनों काट रही हैं ई पर, ठीक है। तो बोल रहा है एक दूसरे को ई पर काटती हैं, तब ए ई, ए से ई, ये वाला पॉइंट ए ई है ना, ए ई गुणा में क्या बोल रहा है बी ई, बी से ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी ई, सी से ई इंटू डी से ई, डी ई, ठीक है। इस तरह से ये रेखा लंबी भी हो सकती है, ये रेखा ये वाली जो जीवा है ना, ये लंबी भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का ये मतलब बताने का तरीका, मेरा मेन मकसद ये था कि आपको समझ में आए ये जीवा हुआ क्या बोल रहा है, कहाँ काट रही है, क्यों काट रही हैं। तो इस तरह का ये आपका एमसीक्यू मैंने दिखाया, आपको समझाया। अभी आप जो है बड़े वीडियोस को देखना, उसमें और अच्छे तरीके से आपको समझाया गया हर चीज़ को। जो क्वेश्चंस आएंगे आपका न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा इसमें परेशान करेगी, आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, आप तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। थ्योरी लिख सकते हो, लेकिन थ्योरी जो है आपका स्कोर नहीं इंप्रूव कर पाएगी। तो आपको जितना है, जितना ज़्यादा हो सके बार बार वीडियो को देखिए, बार बार समझिए, जो मैंने न्यूमेरिकल कराए उसको बार बार करिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।